Today we discuss about Mellor's law about polarization of light। हम जानते हैं कि जो नेचुरल लाइट होती है, ऑर्डिनरी सोर्स में से जो लाइट हमें मिलती है, उसमें लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के लाइट वेक्टर के ऑसिलेशन रेंडमली डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में होते हैं। ऐसे मान लो कि ये डायरेक्शन में लाइट अगर प्रोपोगेट हो रही है ये डायरेक्शन में, तो ये लाइट के ई वेक्टर हो गए, उनका ओरिएंटेशन ये प्रोपोगेशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी कि अप डाउन ऐसे हो सकते हैं। ये प्लेन ऑफ पेज से नॉर्मल आउटवर्ड और इनवर्ड ये डायरेक्शन को मैं ऐसे शो कर देता हूँ, और उसे बीच की किसी भी डायरेक्शन यानी कि ये 360 डिग्री रोटेशन में ऐसे किसी भी प्लेन में हो सकते हैं। ऐसी लाइट को अनपोलराइज लाइट बोलते हैं। और हम जानते हैं कि जब हम ऐसी अनपोलराइज लाइट के बीच में किसी टूरमेलिन प्लेट जो पोलराइजर का काम करती है उससे रख देते हैं, तब इंटेंसिटी आधा हो जाती है। ये अनपोलराइज लाइट है। यहाँ हमने ऐसे एक टूरमेलिन प्लेट यानी कि पोलराइजर रख दिया। ये टूरमेलिन प्लेट की ऑप्टिक एक्सिस है, यानी कि एक स्लिट या गैप जिसमें से पैरेलल कंपोनेंट पास हो सकते हैं, बाकी सभी डाइड आउट यानी कि एब्सॉर्ब हो जाते हैं। यहाँ से ये लाइट है, ये ओरिजिनल लाइट की इंटेंसिटी को अगर हम I0 बोल दें तो यहाँ से सिर्फ पैरेलल कंपोनेंट पास होगा और हमें I0/2 इंटेंसिटी मिलेगी। ये इंटेंसिटी को अगर हम I बोले तो यहाँ ओरिजिनल इंटेंसिटी I0 होगी, और यहाँ हमें I ये ओरिजिनल से आधी यानी कि I0/2 इंटेंसिटी देखने को मिलेगी। पहले तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ सिर्फ एक ही कंपोनेंट ये जो पैरेलल है वो पास होगा, बाकी सारे कंपोनेंट डाइड आउट हो जाएंगे। तो ऐसे में हमें जो मिलती है वो इंटेंसिटी आधा से भी कम होनी चाहिए, ऐसा हमें दिखता है ये फिगर में। लेकिन ऐसा नहीं होता, हमेशा ऑलवेज इंटेंसिटी आधी हो जाती है। ये एवरेज इंटेंसिटी में ऐसा होता है कि ये पैरेलल कंपोनेंट 100% पास हो जाता है और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट 100% ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जो बीच वाले सभी कंपोनेंट है उनमें से एवरेज आधा इंटेंसिटी हमें मिलती है और एवरेज आधा इंटेंसिटी ब्लॉक हो जाती है। इसलिए जब हम अनपोलराइज लाइट के बीच में पोलराइजर रखते हैं तब ऑलवेज आधी इंटेंसिटी मिलती है। इसे पोलराइजर बोला जाता है। जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के लिए यूज की जाता है वो टूरमेलिन प्लेट को पोलराइजर बोला जाता है। अब हम आइए मेलर्स लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। मेलर्स लॉ क्या कहता है? मेलर्स लॉ इसके बारे में है कि जब किसी पोलराइज लाइट के पाथ में दूसरा पोलराइजर यानी कि उसे एनालाइजर बोला जाता है, एनालाइजर रखा जाता है और वो लाइट का स्टडी किया जाता है, तब उनकी इंटेंसिटी ये पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में उनकी ट्रांसमिशन एक्सिस यानी कि ऑप्टिक एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को हम थीटा बोल दें, तो ये थीटा के कोसाइन स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। यानी कि मेलर्स लॉ क्या कहता है? मेलर्स लॉ ये कहता है कि जब पोलराइज लाइट के बीच में दूसरा पोलराइजर यानी कि एनालाइजर रख दे, तब ये लाइट की इंटेंसिटी ये दोनों के ट्रांसमिशन एक्सिस यानी कि ऑप्टिक एक्सिस के बीच में जो एंगल थीटा है उनके कोसाइन स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होते हैं। ऐसा हमें मेलर्स लॉ कहता है। आइए अब हम ये मेलर्स लॉ की जो फॉर्मूला है उसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक ओरिजिनल सोर्स लिया है एस, उनमें से जो ऑर्डिनरी लाइट आती है वो हम समझ सकते हैं ये अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट, और उसकी इंटेंसिटी को हम मान लेते हैं I0 है, ओरिजिनल इंटेंसिटी I0। और यहाँ से जो लाइट आ रही है ये अनपोलराइज लाइट है और ये एक पोलराइजर है। एक्चुअल में तो ये दोनों टूरमेलिन क्रिस्टल ही है यानी टूरमेलिन प्लेट ही है, और दोनों
एक जैसे ही है और एक ही काम करता है, लेकिन हम उन्हें कौन से पर्पज़ के लिए अप्लाई करते हैं उन पर उसे पोलराइजर या एनालाइजर कहा जाता है। ये फर्स्ट टूरमेलिन प्लेट जो अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्जन के लिए अप्लाई की जाती है उसे पोलराइजर बोलते हैं पोलराइजर, शॉर्ट में पी, यानी कि फर्स्ट टूरमेलिन प्लेट। और जो सेकंड टूरमेलिन प्लेट है वो ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट है, उसका फ्यूचर स्टडी करने के लिए यूज की जाती है, इसलिए उसे एनालाइजर बोलते हैं। यानी कि यहाँ हमें जो लाइट मिली है ये लाइट पोलराइज्ड लाइट है, ये लाइट पोलराइज्ड लाइट है, और ये टूरमेलिन प्लेट ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट तो है ही, उनका फ्यूचर स्टडी के लिए यूज की जाती है, इसलिए उसे एनालाइजर यानी शॉर्ट में ए बोलते हैं। ये फर्स्ट टूरमेलिन प्लेट पोलराइजर, ये उसकी ट्रांसमिशन एक्सिस यानी कि ऑप्टिक एक्सिस है। यहाँ से जो ओरिजिनली I0 इंटेंसिटी वाली नेचुरली लाइट में से आधा कंपोनेंट पास हो जाते हैं और इंटेंसिटी हमें मिलती है उसे I बोल दे, तो इंटेंसिटी I इज इक्वल टू हमें I0/2 मिलेगी यहाँ, यानी कि यह पोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी I0/2 होगी। मेलस लॉ में क्या कहता है कि जब ये पोलराइजर में से हमें पोलराइज्ड लाइट मिली, उसके बीच में हम अगर एनालाइजर रख दें तो उसकी इंटेंसिटी में वेरिएशन थीटा के कोसाइन स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। उसे समझने के लिए यहाँ मैं फिर से फिगर ड्रॉ करता हूँ। ये पहला पोलराइजर है, पहली टूरमेलिन प्लेट, यहाँ से हमें इंटेंसिटी जो मिली उसको हमने कहा I, और यहाँ एक मैं ये दूसरा टूरमेलिन प्लेट यानी कि दूसरी टूरमेलिन प्लेट यानी कि एनालाइजर ड्रॉ कर देता हूँ। आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ से इंटेंसिटी I हमें मिली तो ये I इंटेंसिटी के सभी कंपोनेंट यहाँ से पास हो जाएगी, क्योंकि दोनों की ट्रांसमिशन एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि उसके बीच में जो एंगल है वो थीटा इज इक्वल टू 0 है। यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 के केस में हमें इंटेंसिटी में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। अगर मैं ये टूरमेलिन प्लेट को थोड़ी सी वेरी करके ये थीटा एंगल को थोड़ा सा मैं रोटेट कर दूं, यानी कि ये टूरमेलिन प्लेट को ऐसे मैं रख दूं, ऐसे रोटेट करके ऐसे, यानी कि ये उनकी ऑप्टिक एक्सिस होगी, और ये बीच वाला एंगल ये पोलराइजर की ऑप्टिक एक्सिस और ये एनालाइजर की ऑप्टिक एक्सिस, उनके बीच का एंगल को हम थीटा बोलेंगे। तो ऐसे मैं थीटा एंगल रोटेट कर दूं तो सीधी सी बात है कि अगर जब ऑप्टिक एक्सिस ऐसे पैरेलल थी पोलराइजर के तब सभी कंपोनेंट पास होते थे, लेकिन अब ये ऑप्टिक एक्सिस ओब्लिक हो गई, इसलिए इंटेंसिटी में थोड़ा वेरिएशन होगा। अगर मैं उसे और ज़्यादा रोटेट करके मैं ये एनालाइजर को ऐसे रख दूं, ऐसे 90 डिग्री रोटेट करके ऐसे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दूं, तो सीधी सी बात है कि कोई भी कंपोनेंट इसमें से पास नहीं होंगे। यानी कि जब एनालाइजर को पोलराइजर के रिस्पेक्ट में थीटा डिग्री पर उसका वेरिएशन किया जाता है तब इंटेंसिटी भी वेरी होती है, और ये इंटेंसिटी में वेरिएशन कितना होता है ये मेलस लॉ बताता है और कहता है कि यह थीटा एंगल है उनके कोसाइन स्क्वायर के जितना होता है। आइए अब हम ये फॉर्मूला प्रूव करते हैं। यहाँ जो हमें इंटेंसिटी मिली वो ओरिजिनल इंटेंसिटी से आधी है, यानी कि I0/2, और यहाँ मैंने ये पोलराइजर की ये ट्रांसमिशन एक्सिस है और ये एनालाइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, यानी कि मैंने ये एनालाइजर को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया। तो हमें इंटेंसिटी कितनी मिलती है, ये इंटेंसिटी को अगर मैं I डैश बोल दूँ और ये I डैश कितनी होगी ये हमें जानना है। पहले तो हम यहाँ जो एम्पलीट्यूड है उसे A बोल देते हैं। यहाँ जो हमें लाइट मिली I0/2 इंटेंसिटी की, उसका एम्पलीट्यूड को मैं अगर कैपिटल A बोल देता हूँ तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो कंपोनेंट आए वो एम्पलीट्यूड A
वाले कंपोनेंट पास हो गई, यानी कि ये जो ट्रांसमिशन एक्सिस है पोलराइजर की, ये उनका एम्पलीट्यूड ए होगा। यहाँ मैंने दोबारा ये फिगर ड्रॉ करने की कोशिश की है। मैं ये फिगर को और यहाँ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ऐसे। ये हमारे पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस है, पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस या बोलो ऑप्टिक एक्सिस, और उनमें से ओरिजिनल इंटेंसिटी के आधा कंपोनेंट पास हो गए और उसके एम्पलीट्यूड को हमने ए कहा है, ये ए। और बाद में मैंने एनालाइजर को थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया ऐसे, और उसके बीच के एंगल को हमने बोला थीटा, ये एंगल को बोला थीटा। ये ऑप्टिक एक्सिस है एनालाइजर की, ऑप्टिक एक्सिस ऑफ एनालाइजर, यानी कि एनालाइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस। तो उनमें से कौन से कंपोनेंट पास हो गए? अगर हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले ऐसे, तो ये राइट एंगल होगा, या अगर इसको हम ओ नाम दे दें और उसको कुछ भी नाम दे दें पी, तो ये ए ओ पी राइट एंगल फॉर्म होगा। और ये राइट एंगल है, ये सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी। इस एंगल को मैं थीटा फंक्शन कोस थीटा फंक्शन अप्लाई कर दूं, तो अगर मैं ये एंगल थीटा को कोस थीटा फंक्शन अप्लाई कर दूं, तो कोस थीटा इज इक्वल टू होगा एडजेसेंट साइड यानी कि ओ पी और हाइपोटेन्यूज यानी कि हमारा एम्पलीट्यूड ए, यानी कि हमारे ये ओ पी यानी कि एनालाइजर की ऑप्टिक एक्सिस जिसकी इंटेंसिटी के बारे में जानते हैं, वहाँ से जो पास होगा एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड ओ पी इज इक्वल टू ए कोस थीटा, यानी कि ये एनालाइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस में से जो कंपोनेंट पास हो गए वो हो गए ए कोस थीटा। और अगर ये फिगर में हम सामने वाली साइड के बारे में बात करें, ये साइड के बारे में, तो ये साइन अप्लाई करने पर मिलेगा, यानी कि ये होगा ये साइन थीटा है। और अगर ये साइन थीटा है, ऐसे मैं पैरेललोग्राम फॉर्म कर देता हूँ ऐसे, तो ये कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा, यानी कि यहाँ हम ये फिगर में समझ सकते हैं कि ये हमारी जो ओरिजिनल एम्पलीट्यूड ए है, ये पोलराइजर की ट्रांसमिशन एक्सिस, उनको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ये एनालाइजर के एग्जैक्ट पैरेलल कंपोनेंट, उसे हम ए कोस थीटा बोलेंगे जो पास हो गए, और ये दूसरा कंपोनेंट ए साइन थीटा जो एनालाइजर की ऑप्टिक एक्सिस के एग्जैक्ट 90 डिग्री है और वो ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि ए कोस थीटा कंपोनेंट पास हो गए। यहाँ से हमें ए कोस थीटा कंपोनेंट पास हो गए, यहाँ से हमें ए एम्पलीट्यूड मिला, लेकिन ये एनालाइजर को थीटा डिग्री रोटेट करने पर हमें ए एम्पलीट्यूड नहीं लेकिन ए कोस थीटा एम्पलीट्यूड मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होती है, यानी कि हम जानते हैं इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ पहले हमने पहली टूरमेलिन प्लेट रखी, वहाँ हमें जो इंटेंसिटी मिली उसे हमने आई कहा है, और हम लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर है और के कांस्टेंट है। यह पहली टूरमेलिन प्लेट यानी कि पोलराइजर की बात है, और बाद में इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और बाद में दूसरी टूरमेलिन प्लेट यानी कि एनालाइजर, उसमें हमने इंटेंसिटी को आई डैश नाम दिया है, और आई डैश इज इक्वल टू होगा के और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यहाँ हमें जो एम्पलीट्यूड मिलता है वो है ए कोस थीटा, यानी कि ए कोस थीटा का स्क्वायर, यानी होगा आई डैश इज इक्वल टू के ए स्क्वायर कोस थीटा। हम जानते हैं कि के ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये इंटेंसिटी जो पोलराइजर से हमें मिली है के ए स्क्वायर, यानी कि ये इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 2 में हम इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें मिलेगा आई डैश इज इक्वल टू के ए स्क्वायर मीन्स ये इंटेंसिटी आई
सॉरी यहाँ cos स्क्वायर थीटा आएगा, आई cos स्क्वायर थीटा। यानी कि ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि एनालाइजर में से जो इंटेंसिटी मिलती है आई डैश, वो आई cos स्क्वायर थीटा होती है। यानी कि ये हमें जो ओरिजिनल, यहाँ इसको मैं ओरिजिनल बोलता हूँ, ये इंटेंसिटी आई उनके कोसाइन स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होती है। यानी कि आई डैश प्रोपोर्शन टू cos स्क्वायर थीटा। ये मेलस लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है।